लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं। तेल, गेहूं, आटा, चावल, हर चीज के दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। पर अचानक से ये सब हुआ कैसे? अभी तक तो सब ठीक था। क्या नेताओं ने देश बेच दिया? जी हाँ, मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं। पर बात सिर्फ श्रीलंका की नहीं है। क्या अगला नंबर हमारा है? क्या हमने इससे कुछ सीखा है या हम इसी रास्ते पे चले जा रहे हैं? अपनी हालत कैसी है ये जानने के पहले चलिए देख लेते श्रीलंका के हालात क्या है और वहां पे ये सब हुआ कैसे। एक परिवार 6 महीने की छोटी सी बच्ची के साथ मछुआरों की नाव पे बैठ के श्रीलंका से भारत पहुंचता है। वहां पहुंचने पे ये पता चलता है ये परिवार सिर्फ अकेला नहीं है जो अपना देश छोड़ के भाग रहा है और भारत में आके शरण लेने को मजबूर है। इसके जैसे लाखों करोड़ों लोग श्रीलंका छोड़ के भागने को मजबूर हैं और भारत में आके शरण ले रहे हैं। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व इतना गिर गया है कि वो अपनी जरूरत की चीजें भी इंपोर्ट नहीं करवा पा रहे। श्रीलंका मोस्टली चीजों के लिए इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तेल की कमी हो गई है, बिजली की कमी हो गई है, 2 दिन 3 दिन तक बिजली नहीं आ रही है, राशन नहीं मिल रहा है, जहां मिल रहा है बहुत महंगा मिल रहा है। चावल 300 रुपए किलो हो गया है, तेल 500 रुपए लीटर हो गया है। तो क्या अचानक से ही श्रीलंका के हालात इतने बिगड़ गए या श्रीलंका की सरकार वहां के नागरिकों से कुछ छुपा रही थी? लेकिन श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व इतना गिरा कैसे? के पहले ये जान लेते हैं फॉरेन रिजर्व होता क्यों है और इसको किसी देश की जरूरत ही क्यों है। आसान भाषा में बताऊं तो फॉरेन रिजर्व देश की सेविंग होती है। ये वो पैसा होता है जिससे देश अपनी जरूरत की चीजें दूसरे देशों से आयात करवाता है। अब देखते हैं श्रीलंका के साथ हुआ क्या। ये जानने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम चलते हैं 2019 में। 2019 में श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व 7.6 बिलियन डॉलर्स था और 2020 आते आते ये 5.6 बिलियन डॉलर तक गिर गया। इसके मूलतः 2 कारण थे। एक तो सरकार का गलत निवेश और दूसरा वहां पे हुए सीरियल बम ब्लास्ट। आपने सुना ही होगा 2019 में श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे चर्चेस के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे टूरिज्म काफी कम हो गया। श्रीलंका का आमदनी का जो सबसे मेन जरिया है वो टूरिज्म ही है। 2020 में कोविड का आगाज होता है और पूरे देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। श्रीलंका जो टूरिज्म बेस्ड कंट्री है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व पैंडेमिक के बाद 3.1 बिलियन डॉलर तक गिर गया और 2021 आते आते वो 1.9 बिलियन डॉलर तक गिर चुका है। तो जहां एक तरफ श्रीलंका के सारे आमदनी के साधन बंद हो गए, वहीं दूसरी तरफ खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। डेट टू जीडीपी रेशियो श्रीलंका का जो 2019 में सिर्फ 42% था वो 2021 आते आते बढ़ के 104% हो गया। अब इसको इस तरीके से समझिए कि श्रीलंका ने इतना कर्ज ले लिया था जितनी उसकी पूरे साल की आमदनी है। 104% मतलब उससे भी ज्यादा हो गया था। श्रीलंका जितना साल भर में पैसा कमाता है वो सारा पैसा तो उसका ब्याज में ही चला जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। श्रीलंका की इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी क्योंकि अब श्रीलंका में हर चीज की कमी हो गई है तो उस चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जैसा आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई, जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो चीजों के प्राइस अपने आप बढ़ने लगते हैं और ये बढ़ बढ़कर 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना तक पहुंच गए। आम आदमी का वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। नौकरियां घट गई हैं, घट क्या गई हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। सरकार के पास सरकारी एम्प्लॉयज को भी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे और ये सब हो जाता है सिर्फ कुछ नेताओं के गलत डिसीजंस की वजह से। फ्री गेम आपने हरदम देखा होगा, इलेक्शन आने के टाइम पे ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, और ये सब इसी चीज का नतीजा है। और जैसा आप सबको पता ही होगा कोई भी चीज फ्री नहीं होती, उसकी कीमत किसी ना किसी रूप में हमें देनी ही पड़ती है। तो आज अगर किसी को बिजली पानी फ्री मिल रहा है तो उस बिजली और पानी का पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी चीज को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है तो 1 लाख होना तो जरूरी है। अगर आप 10,000 रुपए का सामान फ्री में दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पर टैक्स बढ़ा के उस 90,000 को वापस खींच के 1 लाख रुपए तक ले जाना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी बात हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट की कर लेते हैं। श्रीलंका सरकार ने बहुत मोटा कर्ज चाइना से लेके अपने यहाँ पे पोर्ट डेवलप किया था, इस उम्मीद में कि वो पोर्ट चलेगा तो श्रीलंका की बहुत कमाई होगी। पर चाइना द्वारा वो पोर्ट इतनी गलत जगह प्लान किया था कि श्रीलंका को वहां से कुछ आमदनी तो हुई नहीं, उल्टा श्रीलंका के ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला गया और वो उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा था। 2017 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने 85% ऑफ स्टेक हम्बनटोटा पोर्ट के चाइनीज कंपनी को बेच दिया है 1.2 बिलियन डॉलर्स में। तो होता यह है कि डेवलपमेंट के नाम पे चाइना आपको लोन देता है, आप वो पैसा लेके अपने देश में डेवलपमेंट करते हो, बस वो डेवलपमेंट सक्सेस नहीं होती है, आपके पास वो पैसा रिटर्न करने के लिए पैसा नहीं रहता है। फिर चाइनीज गवर्नमेंट करती ये है कि चाइना की ही कोई कंपनी आके आपको हेल्प या आपको रेस्क्यू करने के लिए उस चीज को खरीद लेती है और चाइना ऐसे ही दूसरे देशों पर कब्जा करता जा रहा है। चाइना का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पर पहले देखते हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने इससे क्या सीखा। वैसे तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व इस टाइम पे ऑल टाइम हाई चल रहा है और इस तरह की समस्या तो हमारे देश में है नहीं, लेकिन जहां कुछ नेता हर चीज फ्री देने की वकालत करते हैं
तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमें इंडिया से श्रीलंका बनने में। इलेक्शन आता ही ऐसा लगता है कि फ्री चीज़ों की बाढ़ आ गई है। ऐसा लगता है इस देश में हर चीज़ फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, रेलवे के टिकट्स फ्री हैं, बस के टिकट्स फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। पर एक बात याद रखना, ये फ्री चीज़ एक दिन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और ये जो नेता ये करोड़ों हड़प के बैठे हैं, ये किसी और देश में जाके अय्याशी की जिंदगी जी रहे होंगे। कोई सफर करेगा तो आपके और मेरे जैसे आम नागरिक। तो जैसे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ध्यान में रहते हैं, ऐसे हमारा वोट भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वोट देने के पहले आप हरदम ध्यान रखें कि आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न में क्या मिलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं आज कुछ 100-500 रुपए की लालच में आप आपके लिए पूरी जिंदगी की गुलामी खरीद ले। सिर्फ कुछ लोगों के गलत डिसीजन आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी जानकारी से आपको कुछ फायदा तो जरूर हुआ होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।